ये दानिश की वहाँ के मुख्यमंत्री मीर सरफराज कह रहे हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। भाई जनाब, अपराधी आखिर कौन, ये भी तय करना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़ास होगा। खैर, एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, फिर अपने मेहमानों का रुख करेंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी सामने आ रहा है। यूनाइटेड नेशंस के मंच पर पाकिस्तान का दुष्प्रचार सामने आ रहा है। घर में घुसकर मारने वाले बयान से बौखलाया है। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप। यूएन में सीएए और राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया है। पाकिस्तान ने यूएन में कश्मीर का भी राग अलापा है। अब पाकिस्तान के पास कई सारे मुद्दे हैं जो वो अपने मुद्दों को छोड़कर भारत के मुद्दे लेकर और यूएन तक पहुंचने की अब कोशिश में लगा है। उधर भारत ने यूएन में कंगाल पाकिस्तान को इस पर जमकर धोया भी है। यूएन में भारतीय प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने फटकार लगाई, हमारा ध्यान रचनात्मक बातचीत पर स्थिर है। कुछ लोगों की टिप्पणियों में शिष्टाचार की कमी है, सामूहिक प्रयास में बाधा डालने वाली टिप्पणियां हैं। रुचिरा कंबोज ने कहा, पाकिस्तान डिप्लोमेसी के मूल्यों का पालन करे। हर मामले में पाकिस्तान का सबसे संदिग्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। तो पूरी तरीके से धोया पाकिस्तान को। और इसके पहले पाकिस्तान के एक बार कमेंट पर भारत की वहां स्थायी प्रतिनिधि ने यह तक कह दिया था कि इसे पाकिस्तान नहीं टेररिस्तान कहा जाए तो कहीं ज्यादा ठीक रहेगा। यूके देवनाथ सर का सबसे पहले मैं रुख करूंगा। और यूके देवनाथ, आपसे मैं बात करूंगा पाकिस्तान में हुए बम ब्लास्ट की, जिसमें 3 लोग मारे गए हैं, 8 लोग घायल हो गए हैं। और वहां इलाके के मुख्यमंत्री का कहना है कि हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। बड़ा सवाल यह भी कि अपराधी आखिर कौन? जी हाँ, पाकिस्तान में इस वक्त जो भी हो रहा है उसको हम कॉमेडी सर्कस बोल सकते हैं। स्थिति बहुत ही हास्यास्पद है, वरन मैं कहूंगा भयावह है। वहां ना सेंट्रल गवर्नमेंट की कहीं पर कोई कंट्रोल है, ना स्टेट गवर्नमेंट की कहीं पर कंट्रोल है। ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे वो उनके राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, गृह मंत्रालय हो पाकिस्तान का, उनकी आर्मी और आईएसआई तो है, वो सुबह से लेके शाम तक सिर्फ भारत विरोधी सोच को ही अपने दिमाग में और दिल में खंगालते रहते हैं। देश में कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के लिए उनके पास कोई समय नहीं बचा हुआ। अगर भारत कहता है कि हम घर में घुस के मारेंगे तो इसमें उनको क्या खौफ है? हर देश को एज पर यूनाइटेड नेशन चार्टर ये हक है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में अपने पड़ोसी मुल्क में पॉलिसी ऑफ परसुएट, यानी पीछा करके हम मार सकते हैं आतंकवादियों को। हमने बर्मा में किया, बर्मा की सरकार से दोस्ताना हाथ मिलाने के बाद ऐसा होता है। पाकिस्तान ने भी तो ईरान में घुसकर बमबारी की थी, ईरान ने भी तो पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ऊपर हमला किया था। तो भारत जब भी चाहेगा, अगर आतंकवादी हमारे देश में पाकिस्तान घुसाएगा, हम घुसकर उसका पीछा तब तक करेंगे, खास तौर से अगर वो पीओके में है, हम उसको नष्ट करेंगे। क्योंकि पीओके की जमीन तो हमारी जमीन है, पीओके भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। हम हमारी जमीन पर जाकर इन आतंकवादियों को उनके बिल से ढूंढकर मारेंगे, वो भारत का हक है। जहां तक सीएए की बात है, इसमें क्या मुश्किल है पाकिस्तान को? सीएए में भारत के हमारे नागरिक वापस आ रहे हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो। वो भारत में अगर आकर शरण लेना चाहते हैं तो भारत उनको नागरिकता दे रहा है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को इससे क्या तकलीफ है। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड यूके देवनाथ सर अब ऐसा है कि पाकिस्तान अपने लोगों के खाने, आटे, जरूरी चीजों के बारे में छोड़कर उन मुद्दों पर फोकस करना चाहता है जिससे वो चीन को खुश कर सके और ये दिखा सके कि चीन के पपेट के तौर पर भारत को उलझाने में कामयाब हो रहा है। खैर संजीव जी, आपका रुख करेंगे। यूएन जैसा प्लेटफॉर्म संजीव जी, जहां पर हर देश एक ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, पूरी दुनिया को एक मैसेज देता है और दुनिया को बताने की कोशिश करता है कि उसके देश के जरिए क्या हो रहा है और उसके देश के आसपास क्या क्या चीजें हैं जो प्रभावित कर रही हैं विश्व को। लेकिन पाकिस्तान राम मंदिर पर भी बयान देता है तो यूएन में जाकर, कश्मीर तो पुराना राग है, उसके बिना उसका चलता नहीं। क्या मजबूरी हो गई है पाकिस्तान का अपने वजूद को जिंदा रखना कि भारत विरोध नहीं करेगा तो वो खत्म हो जाएगा? जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक सटीक जो आपने पॉइंट उठाया है कि अपनी जो जनता का जो ध्यान है, अब पाकिस्तान की जो आवाम का ध्यान वहां के मूल मुद्दों से भटकाने के लिए, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गुर्बत वाली जो वहां पर दयनीय स्थिति है, जो एक तंगहाल स्थिति है, बैंकरप्सी की कगार पर खड़ा हुआ राष्ट्र है,
आतंकवादी लगातार वहां हमले कर रहे हैं, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, बलूचिस्तान में आतंकी सक्रिय है, और वहां पर जो अन्य माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो इथनिक माइनॉरिटीज हो, रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, उनकी भी स्थितियां बहुत ही ज्यादा दयनीय हैं। और जाहिर है कि उन सारे मुद्दों से पाकिस्तान की आवाम का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान भारत विरोध का सहारा लेता है। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब पाकिस्तान इस तरह की बातें उठाता है तो जाहिर है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी गुमराह करने की कोशिश करता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी आंख में धूल झोंकने की कोशिश करता है। और ये जो यूनाइटेड नेशंस के मंचों का मैं कहूंगा दुरुपयोग पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। कल्चर ऑफ पीस का ये प्रोग्राम था, ये जो मीटिंग हो रही थी, और उसमें इस तरीके के मुद्दों को उठाना जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भटकाने और उसको गुमराह करने का कृत्य है, और उस मंच का दुरुपयोग करने का कृत्य है। और जाहिर है कि पाकिस्तान की अगर आप माइनॉरिटीज की बात करें, पाकिस्तान के अंदर चाहे वो पश्तून हो, हजारा हो, कश्मीरी हो, सिंधी हो, बलूची हो, सभी की स्थितियां बेहद दयनीय है, सभी को सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये जो इथनिक माइनॉरिटीज की बात है, अगर रिलीजियस माइनॉरिटीज की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, हिंदुओं का जिस तरीके से परसिक्यूशन होता है, वहां की जो हिंदू जो बच्चियां हैं उनका अपहरण होता है, उनको जबरन उनका निकाह किया जाता है, उनको जो धर्म परिवर्तन उनका कराया जाता है। उसी के साथ हमने सिख और अन्य जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनकी भी जो बेटियां हैं उनकी भी स्थितियों को हमने देखा है। जगमीत कौर का जो केस है, यहाँ तक कि क्रिश्चियन माइनॉरिटीज में आशिया बीबी का जो केस है वो भी आप देखिए तो कितना एक भयावह स्थिति में थी कि उनको फांसी के फंदे से जब वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत दबाव पड़ा तब जाकर के वो किसी तरह से छूट पाई थी। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज की स्थिति है वो बेहद दयनीय है, और उसको ध्यान देने के बजाय भारत जो कि इस तरीके की जो प्रोसिक्यूटेड लोग हैं पाकिस्तान में, उनको यदि भारत अपने यहाँ नागरिकता दे रहा है तो इसमें पाकिस्तान को आपत्ति हो रही है। जाहिर है कि ये शर्मनाक स्थिति है। पाकिस्तान खुद अपने देश में 47 के बाद से अब तक माइनॉरिटीज को संभाल नहीं पाया है और भारत को प्रीच करता है। हम नया भारत और नया कश्मीर की बात कर ले, मेजर शाह भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नया भारत और नया कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर का राग बहुत अलापता है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से इस कश्मीर में टूरिज्म बढ़ गया है, और वो टूरिज्म बढ़ना यहाँ के लोगों के लिए बेहतर जिंदगी का एक संकेत है। कश्मीर विश्व टूरिज्म का भी केंद्र बन गया है। G20 यहां पर आयोजन हुआ, उसके बाद से लोगों तक तस्वीरें गई। 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी अब कश्मीर पहुंचे हैं, 50,000 इसमें से विदेशी पर्यटक अब कश्मीर पहुंच रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पहले से ज्यादा सुरक्षित हुआ है। कश्मीर में बॉलीवुड की भी अब रुचि बढ़ी है, क्योंकि हालात नॉर्मल हुए हैं, और इसमें ऑपरेशन ऑल आउट का भी एक बड़ा योगदान है। 72 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है कश्मीर में। फिल्म इंडस्ट्री की रुचि बढ़ी, क्षेत्रीय लोगों को कमाई का नया स्रोत मिला। न केवल फिल्म इंडस्ट्री, घाटी में अब सिनेमा हॉल भी खुलने शुरू हो गए हैं। आतंकवादी घटनाएं कम कर दी हैं। कश्मीर में बड़े इवेंट्स आयोजित हो रहे हैं, जैसा हम कह रहे थे, G20 की बैठक का आयोजन, फार्मूला 4 कार रेसिंग का आयोजन, मर्सिडीज बेंज की इलेक्ट्रिक कार यहां पर लॉन्च की गई। तो वित्त वर्ष 2022-23 की अगर बात करें, 2153 करोड़ का वहां निवेश हुआ। पिछले 1 दशक में सबसे ज्यादा निवेश किया गया, और इस निवेश की वजह से नौकरियों के अवसर पैदा हुए, लोगों को अपनी जिंदगी चलाने के लिए पैसा मैसर हुआ। शिक्षा की बात करें तो राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है। 12 MBBS मेडिकल कॉलेज, जहां पर 500 से बढ़कर 1300 कुल सीटें हो चुकी हैं। वहीं 2024 फरवरी की बात करें तो श्रीनगर में एम्स का उद्घाटन भी हुआ। तो हम उस जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं जिस जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान रोता रहता है, केवल भारत की इमेज खराब करने के लिए। अब जो बचा है वो भारत के हिस्से का वो जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसकी आज़ादी के बाद वहां पर भी इसी तरीके के विकास की बयार भारत बहाने की कोशिश करेगा। लेकिन मेजर मोहम्मद अली शाह, पाकिस्तान के मुख्यमंत्री, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ के, जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कि हम अपराधियों को नहीं बख्शेंगे। बड़ा सवाल यह कि अपराधी कौन है और किस रूप में है जो वहां पर ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट लगातार कर रहे हैं। दूसरी बात, वो कश्मीर को लेकर रोता है तो भारत कश्मीर के आंकड़े भी सामने रखता है, और इसमें एक बड़ा योगदान, मुझे आपको जय हिंद कहते हुए, सैल्यूट करते हुए भी मुझे कोई गुरेज नहीं, क्योंकि इंडियन आर्मी का ऑपरेशन ऑल आउट
इस पीसफुल सिचुएशन को लाने में बड़ा जिम्मेदार रहा है। मेजर शाह। जी राजीव जी, देखिए पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो दुखी हैं अपने दुख से, वो दुखी हैं अपने पड़ोसी के सुख से। क्योंकि वो दुखी हैं अपने पड़ोसी के सुख से, वो बार बार ये कोशिश करेगा कि वो पड़ोसी इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। हमने अपनी यात्रा, अपना सफर एक साथ तकरीबन मोटे मोटे तौर पे शुरू किया। एक तो इतना आगे सुपर पावर बनने की ओर पे है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, और एक दूसरा भी हरकत कर रहा है लेकिन पीछे की ओर हरकत कर रहा है। तो उसको इस बात की चिढ़ है बिल्कुल। तो वो बार बार घड़ी घड़ी अपने अंदर क्या चल रहा है, अपने मुल्क में क्या चल रहा है, वो नहीं दिखेगा। वो दिखेगा कि और देश के अंदर, पड़ोसी की खिड़की के अंदर क्या हो रहा है, वहां झांकेगा। तो ये इसकी बेसिक प्रॉब्लम है। आप जुल्फिकर अली भुट्टो को ले लीजिए, बेनजीर भुट्टो के पिता के वालिद साहब, उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन आटम बॉम्ब जरूर बना के रहेंगे। आज पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर तो है, ठीक है, लेकिन उनकी आवाम के पास खाने को अनाज नहीं है। 1000 साल तक लड़ने जा रहे थे भारत से, बिल्कुल भूखे मर रहे हैं, भिखारी का कटोरा लेकर घूम रहे हैं। तो क्या फायदा हुआ ऐसे? क्या दिखावा, क्या घटिया, मतलब क्या बनावटी सोच है कि हम एटम बॉम्ब बनाएंगे। अब आपने बंदूक ले ली लेकिन गोलियां नहीं है आपके पास। आपने गाड़ी खरीद ली लेकिन पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है आपके पास। तो आपने दिखावा तो कर दिया, बड़ी बड़ी चीज। आप न्यूक्लियर पावर भी बन गए, आपने एटॉमिक बॉम्ब भी बना दिया। अब घास भी नहीं उग रही वहां पे। आप गधे बेच रहे हैं चीन को। ये नौबत हो गई है। हाँ, जब टिड्डे बहुत सारे आ जाते हैं तो वहां के मंत्री कहते हैं कि टिड्डों की बिरयानी बना लें, टिड्डे बहुत पौष्टिक होते हैं। ये तो हालत हो गई है पाकिस्तान की, और भारत से बातें करता है। खैर, एक बड़ी खबर आ रही है, चीन के